Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we will continue the topic role of government. In last lecture we have completed the points economic functions of government, different types of budget, different sources of government revenue, taxation and types of tax structure, types of taxes और objectives of taxation. उसके बाद हमारे पास जो पॉइंट्स रह गए थे, आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, पब्लिक डेट एंड सोर्सेज ऑफ बोरोइंग, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में हमारे पास दो पॉलिसीज़ हैं जिसमें से एक पॉलिसी को आज हम कवर करेंगे और लास्ट पॉलिसी फिस्कल पॉलिसी उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे. गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, रोल ऑफ गवर्नमेंट हम पढ़ रहे हैं, तो इसमें गवर्नमेंट से रिलेटेड उसका रेवेन्यू, उसका एक्सपेंडिचर, उसकी पॉलिसीज़, इन सब पॉइंट्स को हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं. तो अब रेवेन्यू हमने कंप्लीट लास्ट लेक्चर में डिटेल में पढ़ा. अब हम एक्सपेंडिचर को देख रहे हैं कि गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर क्या होता है. देयर आर टू कैटेगरीज ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर. गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है, एक्सपेंडिचर है, वो दो तरह से होता है, एक ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर और एक डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर. ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर क्या होता है? द गवर्नमेंट ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर इज द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एलोकेटेड टू कवर द एक्सपेंसेस ऑफ ऑपरेटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स. कि जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्किंग है गवर्नमेंट की या एक्सपेंस ऑफ ऑपरेटिंग वर्किंग है, उन सब का जो एक्सपेंस है दैट इज ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर. ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर कंसिस्ट ऑफ पेंशंस एंड ग्रेटिट्यूड्स, डेट्स, सर्विस चार्जेस, सब्सिडीज, ग्रांट्स एंड ट्रांसफर पेमेंट्स एंड अदर टाइप ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर में वो सारा एक्सपेंडिचर आ जाता है जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क से रिलेटेड है. इसमें पेंशन्स हैं, इसमें ट्रांसफर पेमेंट्स हैं, इसमें डेट्स हैं, चार्जेस हैं, सब्सिडीज हैं और इस तरह का और एक्सपेंडिचर. डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर इज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पसेस टू इम्प्रूव फैसिलिटीज इन द बेसिक फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर. डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर ऐसा एक्सपेंडिचर होता है जो गवर्नमेंट अपने डेवलपमेंट पर्पस के लिए यूज करती है, उसमें इन्वेस्टमेंट पर्पस आ जाता है. गवर्नमेंट डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर इज फोकस्ड ऑन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स दैट कैन बूस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ. तो इसमें डिफरेंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं. डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग: डिफेंस एंड सिक्योरिटी. इसमें डिफेंस के ऊपर जो गवर्नमेंट लगाती है वो उसका एक्सपेंस डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर में आ जाता है. सिक्योरिटी के ऊपर भी. इकोनॉमिक सर्विसेज, गवर्नमेंट जितनी भी इकोनॉमिक सर्विसेज प्रोवाइड करती है वो एक्सपेंस भी उसका डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर में आता है. उसमें एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट है, ट्रेड एंड इंडस्ट्री से रिलेटेड वो जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है, ट्रांसपोर्टेशन, पब्लिक यूटिलिटीज एंड अदर सर्विसेज जितनी भी वो प्रोवाइड करती है. सोशल सर्विसेज, एजुकेशन, हेल्थ, हाउसिंग, सोशल कम्युनिटी सर्विसेज एंड एटसेट्रा, इन सब का एक्सपेंडिचर भी डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर में आता है. और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, डिपार्टमेंट्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स एंड सो ऑन, तो इन सब का भी डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर में आता है. तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था डेवलपमेंट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का, जिसमें हमने टू टाइप्स के एक्सपेंडिचर देखे. उसके बाद पब्लिक डेट. पब्लिक डेट मीन्स ए डेट विच इज गवर्नमेंट ओज टू इट्स सब्जेक्ट्स और द नेशनल्स ऑफ अदर कंट्रीज. डेट का मतलब कि जो हम कर्ज लेते हैं या जो उधार लेते हैं दूसरे कंट्री से. पब्लिक, यहाँ पर पब्लिक मीन्स गवर्नमेंट है. इकोनॉमिक्स में कहीं भी पब्लिक का वर्ड आए तो उसका मतलब गवर्नमेंट होता है. अगेन हम ये रोल ऑफ गवर्नमेंट का टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो इसमें गवर्नमेंट से रिलेटेड हमने रेवेन्यू देखा, उसका एक्सपेंडिचर देखा, अब हम उसका डेट देख रहे हैं कि किन किन सोर्सेज से वो कर्ज ले सकती है गवर्नमेंट. इफ गवर्नमेंट रेवेन्यू फ्रॉम टैक्सेशन एंड नॉन टैक्सेशन
revenue are insufficient to meet the rising cost of expenditure, the government has to borrow from various sources. अगर हमारे कंट्री का जो रेवेन्यू है टैक्सेस और नॉन टैक्स सोर्स से दोनों तरह से अगर उससे हमारा एक्सपेंस पूरा नहीं हो रहा तो गवर्नमेंट बोरो करेगी. पब्लिक डेट इज ऑल्सो नोन एज पब्लिक बोरोइंग, गवर्नमेंट जो बोरो करती है. सोर्सेज ऑफ पब्लिक डेट, यहाँ पर हमें पब्लिक डेट के भी दो सोर्सेज दिए हुए हैं, इंटरनल सोर्स एंड एक्सटर्नल सोर्स. इंटरनल सोर्स क्या होता है? बोरोइंग फ्रॉम सिटीजन्स थ्रू सेल्स ऑफ बॉन्ड्स और सिक्योरिटीज, कि विद इन द कंट्री जो गवर्नमेंट बोरो करती है उसमें या तो वो अपने बॉन्ड्स और सिक्योरिटीज को सेल करके अपने ही सिटीजन्स को उससे जो इनकम आएगी उससे अपना एक्सपेंस पूरा करेगी. फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनीज बाय इन्वेस्टिंग देयर रिसोर्सेज इन परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. इंश्योरेंस कंपनीज बहुत सारी होती हैं, उनकी इनकम जो होती है उससे गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर सकती है और अपनी सिक्योरिटीज को दोबारा से परचेज कर सकती है. लोन फ्रॉम सेंट्रल बैंक वेयर सेंट्रल बैंक परचेज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड कमर्शियल बैंक्स वेयर कमर्शियल बैंक्स इन्वेस्ट पार्ट ऑफ देयर डिपॉजिट इन गवर्नमेंट बॉन्ड्स टू फुलफिल लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट्स. या तो वो सेंट्रल बैंक से भी परचेज कर सकती है, लोन ले सकती है और उसके बदले में अपनी सिक्योरिटीज सेंट्रल बैंक को सेल कर देगी, या फिर वो कमर्शियल बैंक्स के थ्रू भी अपना लोन ले सकती है. जो पार्ट उन्होंने अपनी इनकम का दिया हुआ होता है उसको इन्वेस्टमेंट में लाकर और उससे अपने एक्सपेंसेस को पूरा कर सकती है. एक्सटर्नल सोर्स, जो आउटसाइड द कंट्री गवर्नमेंट जिन सोर्सेज से इनकम ले सकती है या बोरो कर सकती है, उसमें इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, IMF से ले सकती है, लोन्स फ्रॉम इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, अदर इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, और बहुत सारे जो अदर सोर्सेज हैं आउटसाइड द कंट्री. तो ये भी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था गवर्नमेंट की बोरोइंग का या पब्लिक डेट का. उसके बाद गवर्नमेंट पॉलिसी. The main concern of any macroeconomic policy is to solve macroeconomic problems and to achieve the macroeconomic goals. Policies क्यों बनाई जाती हैं? उसका मेन पर्पस ये होता है कि हम अपने जो प्रॉब्लम्स हैं मैक्रोइकोनॉमिक्स उनको सॉल्व कर सकें और मैक्रोइकोनॉमिक गोल्स को अचीव कर सकें. बहुत सारी हमारी पॉलिसीज़ हैं गवर्नमेंट की मैक्रो लेवल पर भी. उसमें से जो मेन इम्पॉर्टेंट सब डिवीजन है किसी भी गवर्नमेंट पॉलिसी की, उसमें दो पॉलिसीज़ हैं, मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी. तो आज हम मॉनेटरी पॉलिसी को कवर करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में फिस्कल पॉलिसी को. द मॉनेटरी पॉलिसी रेफर्स टू अ पॉलिसी इन विच सेंट्रल बैंक कंट्रोल्स मनी सप्लाई थ्रू रेट ऑफ इंटरेस्ट. रिकॉल फ्रॉम द फर्स्ट लेक्चर, वेरी फर्स्ट लेक्चर में जो हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, टॉपिक था, उसमें हमने 3 तरह की पॉलिसीज देखी थी, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी एंड ग्रोथ पॉलिसी. तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट 2 हैं मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी. तो उसमें देखें ये सेम डेफिनेशन, वही डेफिनेशन है जो हमने वहाँ पर भी इसको डिफाइन किया था. तो मॉनेटरी पॉलिसी रिलेट्स टू सेंट्रल बैंक. ये दोनों पॉलिसीज गवर्नमेंट ही इनको परफॉर्म करती है, लेकिन मॉनेटरी पॉलिसी में गवर्नमेंट सेंट्रल बैंक के थ्रू इसको इम्प्लीमेंट करती है और फिस्कल पॉलिसी में गवर्नमेंट खुद उसको इम्प्लीमेंट करती है. तो इसलिए नॉर्मली मॉनेटरी पॉलिसी को सेंट्रल बैंक की पॉलिसी भी कहा जाता है, जिसमें सेंट्रल बैंक मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है थ्रू रेट ऑफ इंटरेस्ट. A monetary policy may aim to achieve the optimum level of employment and output, price stability, balance of payments, equilibrium or other goals of the government's economic policy with the regulation by central bank. ये जो ऊपर हमें पॉइंट्स दिए हुए हैं यही मॉनेटरी पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स भी हैं. नीचे जो हमें ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी. The following are the objectives of monetary policy. Monetary policy का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? उसमें सबसे पहले है टू मेंटेन डोमेस्टिक प्राइस स्टेबिलिटी, कि किसी भी कंट्री में मॉनेटरी पॉलिसी क्यों यूज़ की जाती है, ताकि हम कंट्री के अंदर प्राइसेस को स्टेबल कर सकें. अगर प्राइसेस स्टेबल ना हो तो इसका मतलब प्राइसेस या तो बहुत ज़्यादा हद तक हाई हो गई हैं
या फिर बहुत ज़्यादा लो हो गई हैं। इन केस ऑफ हाई प्राइसेस देयर इज़ प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशन एंड इन केस ऑफ लो प्राइसेस देयर इज़ प्रॉब्लम ऑफ डिफ्लेशन। तो अगर प्राइसेस स्टेबल नहीं हैं तो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के प्रॉब्लम्स आते हैं। तो कंट्री में इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके हम प्राइसेस को स्टेबल कर सकते हैं थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी। सेकेंड ऑब्जेक्टिव इज टू अचीव ए बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रियम। बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम अपने बैलेंस करते हैं अपने रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर को, या इस तरह से कह लें कि हम अपने इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स को इक्वल करते हैं। टू अचीव फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज, किसी भी पॉलिसी का जो एम है दैट इज टू अचीव मैक्रो इकोनॉमिक गोल्स, और ये सारे हमारे गोल्स हैं कि हमने कंट्री में रिसोर्सेज को फुली यूटिलाइज करना है। फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज का मतलब रिसोर्सेज इतने एफिशिएंटली यूज होने चाहिए और इतने फुली यूटिलाइज होने चाहिए कि उससे हम अपनी मैक्सिमम आउटपुट को प्रोड्यूस कर सकें। फोर्थ, टू अचीव हायर रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। ये तो किसी भी पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव होता है कि हम इकोनॉमिक ग्रोथ को इंक्रीज कर सकें। एंड लास्ट, टू मेंटेन कॉन्टिन्यूसली लो स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट, के इस पॉलिसी के थ्रू हम कंट्री में इंटरेस्ट रेट को कम रख सकें। टाइप्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, ये भी हमने उस फर्स्ट लेक्चर में पढ़े थे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसीज। मॉनेटरी पॉलिसी practiced by the government, expansionary monetary policy and contractionary monetary policy. The expansionary monetary policy is aimed at increasing the money supply in the economy. Again, यहाँ पर देखें expansionary monetary policy के आगे ब्रैकेट में मनी सप्लाई और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है। अब हमने मॉनेटरी पॉलिसी में जस्ट इन 2 पॉइंट्स को याद रखना है। अगर इनमें से एक इंक्रीज हो रहा है और दूसरा डिक्रीज हो रहा है तो ये हमारी टाइप्स को डिफाइन कर रहा है। तो एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी में मनी सप्लाई इंक्रीज होती है, सेंट्रल बैंक मनी की सप्लाई बढ़ा देता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम कर देता है। दिस पॉलिसी इज एम्प्लॉयड ईदर टू कंट्रोल अनएम्प्लॉयमेंट और ड्यूरिंग रिसेशन। इससे नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उसमें हम बिजनेस साइकिल पढ़ेंगे। तो उसमें हमने बिजनेस साइकिल के जो 4 फेजेस होते हैं उसमें से एक फेज रिसेशन का है जो बिल्कुल डाउनवर्ड जाता है, जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा होती है। तो उसमें हम इसको फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे। तो इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट मॉनेटरी एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी को यूज़ किया जाता है। द इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड इन एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी आर बाइंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड बॉन्ड्स, decreasing reserve ratio and decreasing discount rates. जब सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट से उसके बॉन्ड्स और सिक्योरिटीज परचेज कर लेगा तो इसके बदले में वो गवर्नमेंट को पेमेंट कर देगा इन फॉर्म ऑफ मनी। तो वो मनी की जो सर्कुलेशन है कंट्री में उसकी सप्लाई वो इंक्रीज हो जाएगी। तो एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी में मनी की सप्लाई इंक्रीज हो रही है। इसी तरह से वो रिजर्व रेशो को कम करके भी मनी की सप्लाई बढ़ा सकता है और इसी तरह से डिस्काउंट रेट को कम करके भी मनी की सप्लाई को बढ़ा सकता है। इनको फर्दर आगे अभी हम पढ़ते हैं। उसके बाद कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी इसके ऑपोजिट है। The contractionary monetary policy is adopted to decrease the money supply in the economy. के कंट्री में जब मनी सप्लाई को कम करना हो तो कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी यूज़ की जाती है। इसमें देखें एरो में मनी सप्लाई कम हो रही है और रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है। द कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी is adopted to decrease money supply in the economy. This policy is employed to control inflation. एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी अनएम्प्लॉयमेंट को कंट्रोल करने के लिए यूज होती है और कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए यूज होती है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी में मनी की सप्लाई कम हो रही है और ड्यूरिंग इन्फ्लेशन जब मनी अपनी वैल्यू लूज कर देती है तो उससे मनी डीवैल्यू होती है तो उससे मनी की सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उस सर्कुलेशन को कम करने के लिए मनी की सप्लाई कम कर देते हैं, इसलिए ड्यूरिंग इन्फ्लेशन कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी यूज होती है।
The instruments used in contractionary monetary policy are selling government bonds, increasing reserve ratio and increasing discount rates. अब इसमें जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो एक्सपेंशनरी पॉलिसी के ऑपोजिट हैं, क्योंकि इसमें हम मनी की सप्लाई को कम कर देंगे. Instruments of monetary policy. There are various instruments or tools of monetary policies which the central bank employs to achieve the goals of the economic policy. उसमें से जो दो मेन कैटेगरीज हैं, फर्स्ट इज क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स एंड सेकंड इज क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स. क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, ओपन मार्केट ऑपरेशंस. दो तरह के इंस्ट्रूमेंट्स मॉनेटरी पॉलिसी यूज करती है, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव. क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स में हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है ओपन मार्केट ऑपरेशंस. द ओपन मार्केट ऑपरेशन is the most effective instrument which is available to the central bank to carry out its monetary policy. Open market operation includes the buying and selling of government securities by central bank to influence the cash reserves in the commercial bank. Open market operation का मतलब कि ऐसी मार्केट जिसमें बॉन्ड्स की बाइंग और सेलिंग ओपन होती है, जिसमें सेंट्रल बैंक बॉन्ड्स को बाय भी कर सकता है और ओपनली उसको सेल भी कर सकता है, ताकि कमर्शियल बैंक्स में अब उनके रिजर्व रेशो को अफेक्ट कर सके. यहाँ पर एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए, सेंट्रल बैंक हमारा या हर कंट्री का एक सेंट्रल बैंक होता है जो पूरी कंट्री को कंट्रोल करता है, और उसके अंडर जितने भी बैंक्स काम कर रहे होते हैं वो सारे कमर्शियल बैंक्स होते हैं. जैसे हमारे कंट्री का सेंट्रल बैंक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, और उसके अलावा जितने भी बैंक्स हैं उसमें HBL है, UBL है, उसमें MCB है, जितने भी अदर बैंक्स हैं वो सारे कमर्शियल बैंक्स हैं और वो सेंट्रल बैंक के अंडर काम कर रहे होते हैं. ड्यूरिंग इन्फ्लेशन the central bank will reduce the cash reserves of commercial banks by selling securities. अब कमर्शियल बैंक्स की कुछ अमाउंट एज अ रिजर्व सेंट्रल बैंक के पास होती है. सेंट्रल बैंक इन्फ्लेशन में अब कौन सी पॉलिसी यूज करेगा, यहाँ पर देखें, ड्यूरिंग इन्फ्लेशन कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी, और उसमें मनी सप्लाई को कम करेगा. तो ड्यूरिंग इन्फ्लेशन मनी सप्लाई को कम करने के लिए सेंट्रल बैंक सिक्योरिटीज को सेल कर देगा, और उसके बदले में वो जो इनकम होगी वो सेंट्रल बैंक के पास आ जाएगी. वो जो मनी की अमाउंट होगी सेंट्रल बैंक के पास आ जाएगी और वो सेव हो जाएगी. उससे कंट्री में मनी की सर्कुलेशन कम हो जाएगी. इंडिविजुअल्स, फर्म्स एंड commercial banks will purchase these securities and as a result the cash reserve of commercial banks will be reduced. जब वो सिक्योरिटीज को परचेज कर लेंगे, उसके बदले में पेमेंट कर देंगे, तो उनके पास कैश नहीं रहेगा बल्कि वो बॉन्ड्स, सिक्योरिटीज या फाइनेंशियल एसेट्स रह जाएंगे. तो वो कैश सारा सेंट्रल बैंक के पास चला जाएगा, उससे कंट्री में उसकी सर्कुलेशन कम हो जाएगी. और ड्यूरिंग अनएम्प्लॉयमेंट सेंट्रल बैंक will purchase securities and increase the cash reserve of commercial banks and thus increase the money supply in the economy. Unemployment में मनी की सप्लाई जब बढ़ानी होगी तो सेंट्रल बैंक उनको दोबारा से सिक्योरिटीज को परचेज कर लेगा और उसके बाद मनी उसको दे देगा. Legal cash reserve requirement. The legal cash reserve requirement is the minimum amount of cash that the central bank requires all commercial banks to keep in the central bank. Legal cash reserve का मतलब कि मिनिमम अमाउंट जो सब कमर्शियल बैंक्स सेंट्रल बैंक के पास एज ए रिजर्व रखवाते हैं उसको कहते हैं लीगल कैश रिजर्व रिक्वायरमेंट. तो इस रिजर्व रिक्वायरमेंट को कम या ज़्यादा करके सेंट्रल बैंक कंट्री में मनी की सप्लाई को कम या ज़्यादा कर सकता है. ड्यूरिंग इन्फ्लेशन सेंट्रल बैंक विल रेज द मिनिमम कैश रिजर्व रेशो, क्योंकि इन्फ्लेशन में मनी की सर्कुलेशन ज़्यादा होती है. मनी की सप्लाई कम करने के लिए सेंट्रल बैंक कैश रिजर्व रेशो को बढ़ा देगा, तो उससे कम लोग मनी को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकेंगे. बैंक और डिस्काउंट रेट. जिस रेट पर सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन देता है उसको बैंक रेट
या डिस्काउंट रेट कहते हैं, और जिस रेट पर कमर्शियल बैंक फर्दर पब्लिक को या अपने कस्टमर्स को लोन देता है उसको इंटरेस्ट रेट कहते हैं। द डिस्काउंट रेट और द बैंक रेट इज द इंटरेस्ट रेट सेंट्रल बैंक चार्जेस ऑन लोन्स ऑफ रिजर्व टू बैंक। डिस्काउंट रेट का मतलब कि जो सेंट्रल बैंक कोई ना कोई रेट चार्ज करता है, तो अगर उस रेट को सेंट्रल बैंक इंक्रीज या डिक्रीज करके भी उससे मनी की सप्लाई को कम या ज़्यादा कर सकता है। और फोर्थ पॉइंट इसमें है फंडिंग। फंडिंग refers to the conversion of short-term loans to long-term loans. The objective of the conversion from short-term to long-term loan is to enable commercial banks to create multiple credit. तो ये 4 पॉइंट्स इसके क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स में थे। उसके बाद क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। Apart from these quantitative instruments, there are qualitative credit control instruments which are employed by central bank from time to time. उसमें फर्स्ट है selective credit control. Selective credit control instruments enable the central bank to restrict unhealthy expansion of credit for specific purpose. During inflation, banking system can control credit through high purchase restriction by imposing regulations. The central bank will persuade commercial banks to grant loans for productive purposes only and reduce non-performing loans. तो इसमें अपना क्रेडिट जो है वो सेंट्रल बैंक सेलेक्टिव कर देता है कि जस्ट वो नॉन परफॉर्मिंग के लिए नहीं लेंगे कमर्शियल बैंक लोन्स। Interest rate. The central bank will persuade commercial banks to decrease their interest rate for savings during recession, which will discourage people from keeping their money in the bank and increase consumption of goods and services. कि अगर मनी की सप्लाई को बढ़ाना हो तो वो अपना कमर्शियल बैंक्स अपना इंटरेस्ट रेट कम कर देंगे ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट ऑफ मनी को यूज़ करें, और ड्यूरिंग इन्फ्लेशन वो अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे। Special directives. The central bank will instruct commercial banks to reduce their volume of loans given to the public. कि वो पब्लिक को जो लोन देता है कमर्शियल बैंक वो अपना उसका वॉल्यूम कम कर दे। सेंट्रल बैंक विल ऑल्सो इन्फ्लुएंस कमर्शियल बैंक्स टू रिस्ट्रिक्ट देयर लेंडिंग पॉलिसी सच एज नीड फॉर कोलेटरल सिक्योरिटी, गारंटर एंड अदर मेजर्स विच विल डिस्करेज बोरोइंग। तो उससे भी वो मनी सप्लाई को कम या ज़्यादा कर सकता है। So that's all. That was monetary policy. In next lecture, we will inshallah complete fiscal policy and we will complete the topic role of government. Thank you. Stay safe.